नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर महाजनपद काल तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। महाजनपद काल में हमने पढ़ा कि 16 महाजनपद थे और उन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। मगध ने धीरे धीरे संपूर्ण उत्तरी भारत पर और भारत से भी बाहर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो मगध ने अपना साम्राज्य किस प्रकार से स्थापित किया, उस मगध पर किस किस राजवंशों ने शासन किया, इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। मगध साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य के राजवंश थे उनको याद रखने की एक नॉर्मल सी ट्रिक है, हस्सेन मशूकसा। आज हम हस्सिन का है का होगा हर्यक वंश, सी का होगा शिशुनाग वंश, और जो नय का होगा नंद वंश। इन तीन वंशों के बारे में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगे के जो वंश है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मौर्य काल वगैरह। तो 544 ईसा पूर्व में 544 ईसा पूर्व में जो मगध पर सर्वप्रथम वंश था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश ने 544 से लेकर 412 तक शासन किया। हर्यक वंश के राजा याद रखने हैं। हर्यक वंश का जो सर्वप्रथम राजा था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ये तीन मोस्ट है। तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो बिंबिसार है यह 544 से लेकर 492 बीसी तक रहा था। बिंबिसार की जो नीति थी वो थी राज्य विस्तार की, यानी मगध एक छोटा सा साम्राज्य था उस टाइम तक, छोटा सा महाजनपद था। लेकिन बिंबिसार ने क्या किया कि राज्य विस्तार की नीति अपनाई। इसके लिए इन्होंने ज्यादातर उन राजाओं की लड़कियों से विवाह किया जिनके कोई भाई वगैरह नहीं था। मतलब राज्य विस्तार की इसकी एक महत्वाकांक्षी नीति थी बिंबिसार की। जो मगध साम्राज्य, इसका उल्लेख है हमें अथर्ववेद में भी मिल जाता है। इसके अलावा महाजनपदों का उल्लेख जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म वाला भगवती सूत्र, इन दोनों में तो सभी 16 का ही उल्लेख है। मगध साम्राज्य दक्षिणी बिहार में था। दक्षिणी बिहार में मगध साम्राज्य था और यह पटना और गया इन भागों में विस्तृत था उस टाइम तक, बिंबिसार वाले टाइम तक। लेकिन बिंबिसार ने धीरे धीरे इसका विस्तार चालू कर दिया। इसका बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया कि बिंबिसार को लास्ट टाइम में कैद भी कर दिया और बाद में कैद में बिंबिसार की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु के शासनकाल की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। एक तो जो मगध के पास ही एक महाजनपद था वज्जीसंग, इस वज्जीसंग को जीत लिया अजातशत्रु ने। और दूसरी, अजातशत्रु ने जो
प्रथम बौद्ध संगीति थी ना, 4 बौद्ध संगीतियां पड़ी थी, उसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था? अजातशत्रु ने। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति हमने पढ़ लिया 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, क्योंकि जो मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह, गिरिवरज भी कहते थे उसको, राजगृह। तो गिरिवरज या राजगृह राजधानी थी, वहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था अजातशत्रु ने। और इसने अपने पिता बिंबिसार को कैद भी रखा था, लास्ट में कैद में ही बिंबिसार की मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन है वह 460 से 444 तक शासन किया था इसने, उदयन ने। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पितृहंता। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, इसके बेटे ने बाद में अजातशत्रु को मार दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम चलना ही था बाद में। तो ठीक है, तो उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, 460 से 444 तक शासन किया। इसके अलावा उदयन ने जो राजधानी है वो राजगृह से बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। महाजनपद काल में हमने पढ़ा था ना, मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिवरज, राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र। तो वह पाटलिपुत्र कौन ले गया? उदयन। बाद में इस हर्यक वंश के जो कमजोर राजा है, कोई विशेष नहीं है। बाद में कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम? दूसरा वंश, शिशुनाग। शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक शिशुनाग ही था। अपने नाम से उसने वंश की स्थापना की। तो याद रखना सरल है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, यह हर्यक वंश की सेना में अमात्य था, सेनापति था, और इसने बाद में मौके का फायदा उठाकर राज ग्रहण कर लिया, राजा बन गया शिशुनाग। शिशुनाग जब इस वंश का अंत हुआ, यानी 412 में क्या बना? राजा बना। शिशुनाग ने क्या किया कि राजधानी, जैसे उदयन कान ले गया पाटलिपुत्र, शिशुनाग ने राजधानी वापिस राजगृह और दूसरी राजधानी बना दी इसकी वैशाली। ज्यादा मोस्ट तो नहीं है, वैशाली है ना, वैसे वज्रसंघ की राजधानी थी, तो वज्रसंघ इसके मगध के अंडर में आ गया। तो फिर बाद में जो शिशुनाग ने राजगृह और वैशाली इसकी 2 राजधानी बना दी। शिशुनाग वंश का जो दूसरा महत्वपूर्ण राजा था वह था कालाशोक। यह 394 में राजा बना, वैसे 366 तक रहा था, याद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 394 में राजा बना। अब कालाशोक के टाइम की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया कब? 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि इसने पुण्य राजधानी क्या बना दी? पाटलिपुत्र। पहले तो पाटलिपुत्र राजधानी उदयन ने बनाई, बाद में जो शिशुनाग है वह वापिस ले गया और कालाशोक वापिस बाद में पाटलिपुत्र ले आया। इस प्रकार से मगध की राजधानी बाद में पाटलिपुत्र ही रही। तो यही 2 ही राजा इसके मोस्ट थे। अगला कौन सा वंश है? अगला वंश है नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद बहुत ही भयंकर राजा था, बहुत ही क्रूर राजा था। इसको पुराणों में तो कहा गया है सर्वछत्रांतक। पुराणों में क्या कहा गया है? सर्वछत्रांतक।
सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। पुराणों में कहा गया सर्व छत्रांतक। और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कह रहे हैं? उग्रसेन। उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी। भयानक सेना का स्वामी। महापद्मनंद था, भयंकर राजा था। पुराणों में से सर्व छत्रांतक कहा गया है, बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा गया है, क्योंकि इसके पास उस टाइम तक मगध है एक बड़ा साम्राज्य बन चुका था, बड़ी सेना थी और ये थोड़ा क्रूर भी था। इसीलिए बाद में इसी वंश का जो महत्वपूर्ण और अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद है वो तो आपने चंद्रगुप्त सीरियल में भी देखा होगा। ये एकदम आलसी राजा था, एनी टाइम शराबी नशे में धुत रहता था, क्योंकि इनके पास सेना तो बहुत बड़ी थी तो ज्यादा टेंशन लेते नहीं थे। आस पास कौन से थे? छोटे छोटे महाजनपद थे, तो भी उस कारण इन पर हमला करने की वजह से कोई से जो छोटे पास वाले जनपद थे ना, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो मगध पर हमला कर सके। इसलिए यह क्या बिल्कुल ही अपने राज्य पर ध्यान देना बंद कर दिया इस टाइम तक घनानंद ने। अब घनानंद है वह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। उस पर बाद में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर अधिकार किया और मौर्य वंश की स्थापना की। वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसी टाइम के अंदर भारत पर 2 आक्रमण हुए, ईरानी और यूनानी। ईरानी आक्रमणकारी तो इतना ज्यादा मोस्ट नहीं है, इसका केवल नाम ही देख लेना, डेनियस फर्स्ट, ठीक है। जो यूनानी आक्रमणकारी है, यूनानी आक्रमणकारी, इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो सभी को पता ही है कौन था, सिकंदर। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सिकंदर 356 में क्या हुआ, इसका जन्म हुआ और 20 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह राजा बन गया, यानी 336 में राजा बना। कहां का शासक था? एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर दी। सिकंदर कहां का शासक था? मकदूनिया का, मकदूनिया या मैसिडोनिया भी कहते हैं, मकदूनिया का शासक था। 336 में राजा बनने के बाद इसने सपना देखा कि मैं भारत को जीत लूं, भारत को जीत लूं। तो सिकंदर ने क्या किया? भारत पर आक्रमण। 327 में इसने भारत में क्या कर लिया? प्रवेश कर लिया। 327 में भारत में प्रवेश किया तो उसी टाइम कुछ राजाओं ने तो सिकंदर के समक्ष क्या कर दिया? समर्पण। इसका एक फेमस युद्ध है हाइडे स्पेस का युद्ध। हाइडे स्पेस का युद्ध किस किसके बीच हुआ? सिकंदर और राजा पोरस के बीच। राजा पोरस कौन था? कि चिनाब और झेलम नदी, इन दोनों के बीच में राजा पोरस का शासन था। जब सिकंदर ने यहां से आक्रमण किया तो इसका पहले मुकाबला किससे हो गया?
पोरस से। अब पोरस के साथ इसका भयंकर युद्ध हुआ। पोरस की उस युद्ध में हार हो गई, लेकिन सिकंदर ने पोरस को बंदी बनाने के बाद पूछा कि अब बताओ भैया आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्या किया जाए आपको। तो सिकंदर ने सोचा कि पोरस ये कहेगा नहीं मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। पोरस ने बहुत शानदार जवाब दिया कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, यानी युद्ध में एक राजा दूसरे राजा जीतने के बाद उसको मार देता है, वही व्यवहार मेरे साथ करो। इसी चीज से सिकंदर ने प्रसन्न होकर, खुश होकर, वैसे तो यह कहा जाता है कि इस बात से खुश होकर, बल्कि सिकंदर की यह राज्य नीति भी थी, युद्ध नीति भी थी कि जिस भी राजा को जीतता ना उसको वो राज्य वगैरह तो वापस सौंप देता और उसके साथ क्या कर देता, मित्रता, ताकि अगले के साथ जब आक्रमण करेगा, अगले पर अधिकार करेगा तो वो भी उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। तो सिकंदर ने इस बात से खुश होकर वो राज्य तो पोरस को वापिस लौटा दिया जीता हुआ। और जो सिकंदर की पत्नी थी उसने पोरस को राखी बांध दी। बाद में सिकंदर ने 327 ईस्वी में भारत में आने के लिए व्यास नदी को पार करना था। किस नदी को? व्यास नदी को पार करना था। तो सिकंदर जब व्यास नदी के किनारे पर खड़ा था, उसी टाइम यहां पे पढ़ा था ना हमने, गांधार, राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला शिक्षा का बड़ा केंद्र था और यहाँ के गुरु थे चाणक्य, वो सब इस घटना को देख रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि यदि सिकंदर भारत के अंदर प्रवेश कर गया तो जो मध्य भारत, उत्तरी भारत का इलाका था ना, इसमें बहुत सारी धातु थी, यह बहुत ही समृद्ध था, धातु थी, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, हाथी थे लड़ाई के लिए। तो यदि सिकंदर ने यहां पे आक्रमण कर लिया तो बाद में भारत से इसको कोई नहीं निकाल पाएगा। तो वो चाणक्य इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं इस सिकंदर को रोकने का प्रयास करूं। अब प्रयास तो कैसे होगा, उनको रोक कौन सकता था? इस क्षेत्र का, मगध का उस टाइम राजा कौन था? उसका राजा था घनानंद था। तो चाणक्य घनानंद के पास गए और इसको बताया कि भाई व्यास नदी तक सिकंदर की सेना आ चुकी है, आप उनसे मुकाबला करो, आप उसको भारत में आने से रोको। तो घनानंद ने देखा कि ये ब्राह्मण मुझे शिक्षा दे रहे, और वो तो वैसे ही अपने घमंड में रहता था। तो उसने क्या किया, उसने चाणक्य की चोटी पकड़ाकर अपने सैनिकों से बाहर फेंका दिया। जब चाणक्य की चोटी पकड़कर सैनिक उसे बाहर फेंक दिए गए थे तो उसकी जो पहले वो चाणक्य की आपने फोटो देखी है सभी ने, यहाँ पे बाल दर और बाकी पूरे सिर में बाल नहीं, केवल चोटी की बाल है। तो उसकी चोटी खुल गई चाणक्य की। तो चाणक्य ने शपथ ली कि वे जब तक घनानंद का विनाश न कर दो तब तक मैं अपनी जो सिक्का है, चोटी है, वो वापस नहीं बंधाऊंगा। लेकिन चाणक्य बहुत समझदार भी थे, उन्होंने देखा कि घनानंद से तो बाद में बदला लेना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस सिकंदर को रोकना है, सिकंदर को रोकना है। अब सिकंदर को रोकने के लिए घनानंद ने तो मदद देनी बंद कर दी। तो जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त को, उनको चंद्रगुप्त मिला, चंद्रगुप्त को अपने पास ले गए, उसको शिक्षा दी और जो सिकंदर था ना उसकी सेना में भर्ती करवा दिया, उसी का सैनिक बनाकर। तो बाद में चाणक्य ने
सिकंदर को कहा कि आप व्यास नदी पार मत करना, वहां पर क्या है कि हमारे भारत में दैवीय प्रकोप है। तो सिकंदर ये तो दैवीय प्रकोप वगैरह तो मानने वाले नहीं थे, लेकिन चाणक्य ने चाल खेली और चंद्रगुप्त से, जो उसकी सेना में भर्ती हो चुका था, उसकी सैनिकों के साथ उनको मरवाना, उनके भोजन में जहर दिलवाना और वगैरह ये कार्रवाई करने लगा। तो धीरे धीरे उनके सैनिकों में डर का माहौल बन गया कि भाई इस ब्राह्मण ने भी घोषणा की कि यहाँ दैवीय प्रकोप है और हमारे सैनिक भी मारे जा रहे हैं। तो उस आधार पर सिकंदर है वो उसकी सेना ने मना कर दिया कि भाई हम इस व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। और सिकंदर भी धीरे धीरे समझ गया कि भाई जब सेना ही मना कर रही है, उनकी मनोबल डाउन है, तो हमारा यहाँ आक्रमण करना भी सही नहीं है। इस प्रकार सिकंदर व्यास नदी से वापिस लौट गया। सिकंदर व्यास नदी से लौट गया। अब चाणक्य का जो पहला काम था सिकंदर को निपटाना, वो तो उसने बखूबी कर दिया। दूसरा काम था घनानंद को निपटाना। तो उसके लिए चाणक्य ने जो आसपास और छोटे छोटे महाजनपद बच्चे थे जिन पर इसका अधिकार नहीं था मगध का, उन महाजनपदों को एकत्रित करना चालू किया। सभी महाजनपदों को मिलाकर मगध पर आक्रमण करवाया और जो चाणक्य थे उनकी विजय हुई। बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। इस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना। अब मौर्य वंश की स्थापना में क्या हुआ वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से हल करवा दूंगा। एक चीज और बता दूं कि इसी चैनल पर मेरे सेकंड ग्रेड की जो इकोनॉमिक्स है ना, एसएसटी में जितने भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक है 6-7, वो भी सभी चल रहे हैं। तो यदि आप एसएसटी सेकंड ग्रेड से पेपर दे रहे हो तो आप वो वीडियो भी देख लेना। धन्यवाद।